नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वो तमाम अहम खबरें जो आपके लिए जाननी जरूरी है। चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। योगी आदित्यनाथ के शपथ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश के हर जिले में प्रसारित होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। 25 मार्च शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री 26 मार्च को प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। तो 25 मार्च को क्योंकि योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई है। योगी आदित्यनाथ के शपथ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और आपको यह भी बता दें कि प्रदेश के हर जिले में प्रसारित होगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, जिसके लिए निरीक्षण किया जा रहा है लगातार इकाना स्टेडियम का। तमाम वीवीआईपी पहुंच रहे हैं इकाना स्टेडियम। एमएलए, बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री 26 मार्च को प्रोटेम स्पीकर की शपथ भी लेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के शपथ को लेकर तैयारियां तेज हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश के हर जिले में प्रसारित होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। 25 मार्च शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री 26 मार्च को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। अब सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि 10 से 12 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है 10 से ज्यादा राज्य मंत्री होंगे। इसके अलावा करीब 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री होंगे। अब मौका किसे मिलेगा, यह देखने वाली बात है। 10 से 12 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे। तो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में प्रसारित होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। साधु संत से लेकर हर वर्ग के लोग मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण में। 70,000 से भी ज्यादा दर्शक आएंगे यहां पर और वो शपथ ग्रहण देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, सीएम योगी शपथ लेते नजर आएंगे इकाना स्टेडियम में। अब तक की सबसे जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। इकाना स्टेडियम को सजाया गया है, खूबसूरती से सजाया गया है और यहीं पर शपथ ग्रहण होगा योगी आदित्यनाथ का। तो बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री 26 मार्च को प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश के हर जिले में प्रसारित होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम और इकाना स्टेडियम जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है और इस स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इकाना स्टेडियम की बात करें तो आपको बता दें कि स्टेडियम को बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही इकाना स्टेडियम 70 एकड़ में इसका पूरा खेल परिसर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, लॉन टेनिस से लेकर हर व्यवस्था इस स्टेडियम में है और इसी में यहीं पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। कई सारे बड़े दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
लगभग आपको बता दें कि 400 कर्मचारी लगे रहेंगे यहां पर कामकाज के लिए और इसके साथ ही 12 ब्लॉक में इकाना स्टेडियम को बांटा गया है। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है और यहां पर शपथ ग्रहण होगा। योगी आदित्यनाथ का हर व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखा जाए तो जबरदस्त तैयारी है इकाना स्टेडियम में और पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। अब कहा जा सकता है कि एक अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को। बिल्कुल बात करें अगर इकाना स्टेडियम की तो आज की भव्यता वहां की देखने लायक होगी, क्योंकि कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से अपनी दूसरी पारी शुरू करेंगे, वहां शपथ ग्रहण करेंगे। तमाम मंत्री होंगे वो शपथ ग्रहण करेंगे। निश्चित तौर पर इसकी तैयारियां पिछले अगर 10 दिनों की बात करें 10 मार्च के बाद से ही लगातार जारी थी। हालांकि काफी दिन कंफ्यूजन रखा गया कि यहाँ पर इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा होती रही। लेकिन न्यूज इंडिया ने पहले इस चीज क्लियर की थी कि इकाना स्टेडियम में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसका लॉजिक एक ये है क्योंकि लखनऊ में इतना बड़ा ग्राउंड जहां पर सारी व्यवस्थाएं हो करना थोड़ा मुश्किल होता है। वहां पर इकाना स्टेडियम है, वहां पर पहले से तमाम व्यवस्थाएं, कुर्सियों का पहले से इंतजाम है और कुछ व्यवस्थाएं वहां पर औपचारिक रूप से करनी होंगी, जिसको लगातार जिला प्रशासन हो चाहे तमाम आला अधिकारी हो वो करने में जुटे हुए। पिछले 5 दिनों से तमाम जो आला अधिकारी जिला प्रशासन के हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो नवनीत सहगल हो या अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हो, डेरा एक तरीके से डाले हुए डेली अपडेट ले रहे हैं, पल की अपडेट ले रहे हैं। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आने का कार्यक्रम उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा ही सजगता निभाई जा रही है। तमाम लेयर में सुरक्षा कर्मी वहां पर लगाया गया है जो अभी से वहां की निगरानी कर रहे हैं कि कोई भी अराजक तत्व जो है इकाना स्टेडियम जहां पर कार्यक्रम होता है उसमें प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे जाएंगे। इसके लिए अभी से ही तमाम जो सुरक्षा कर्मी उनको सजग किया गया। अगर बात करें वहां जहां कार्यक्रम होना है 12 सेक्टर में पूरे कार्यक्रम स्थल को डिवाइड किया गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज लोगों को बैठाया जाएगा। जहां पर विधायकों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, वीवीआईपीस के लिए अलग से व्यवस्था की है, जो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे उनके लिए अलग व्यवस्था की गई, जो कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई, मीडिया के लिए अलग व्यवस्था की गई। इस तरह से 12 सेक्टर्स में कुल पूरे इकाना स्टेडियम को डिवाइड किया गया। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के 12 जो बटालियन जो है पीएससी लगभग वहां लगाई गई है, जो आसपास के इलाकों को भी कवर कर रही है, जो एक इकाना स्टेडियम के 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द इलाका है। निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के पिछले 10 दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी और उसका आज अंतिम रूप दिया जाएगा कि किस तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, कैसा भव्य कार्यक्रम होगा। हालांकि जो कल तस्वीरें देखने को मिली जो वहां इकाना स्टेडियम की, वहां पर एक तरह से बहुत ही भव्यता के साथ पूरा कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि भाजपा के लिए ये एक सुखद पल होगा, क्योंकि 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट की, 37 साल के बाद कोई दोबारा से लगातार मुख्यमंत्री बनना एक रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी है एक रिकॉर्ड शपथ ग्रहण का तोड़ने वाली है, जिसको इतना भव्य बना रही है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश की निगाहें उस पर टिकी हुई। निश्चित तौर पर इसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और कल 25 तारीख को इसका पूरा दर्शन पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल, और खास इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक ही मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ ले रहे हैं। तो ऐसे में इस बार विपक्षी भी काफी ज्यादा एक्टिव थे, तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश है विपक्षियों के साथ साथ हर उस शख्स को जिन्होंने तमाम आरोप लगाए थे कि ये है जनता का प्यार और एक बार फिर से मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, बिगुल बजा था, उस दौरान कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है लगातार तमाम जानकार भी कह रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो कानून आए थे। लेकिन जब मतदान हुआ और मतगणना हुई, सारे जितने के धरे जितने जानकारों की बातें थी उधर की धर ही रह गए, जितने कयास विपक्षी पार्टियां लगा रही थी वो सब बेकार हो गई, क्योंकि जनता ने विपक्षी पार्टियों एक तरीके से नकार दिया और पूर्ण बहुमत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश मिला। साथ ही साथ उनके सहयोगी पार्टियों को भी अच्छा जो है वोट शेयर मिला। निश्चित तौर पर इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें पिछले 3 साल से ही काम कर रही थी, 3 सालों से लगातार जमीन पर वर्किंग हो रही थी। तमाम जो योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या यूपी गवर्नमेंट की, उनको लेकर के जगह जगह उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं। गांव ग्रामीण सुदूर क्षेत्र है, वहां के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई थी अलग से, चाहे वो पन्ना प्रमुख की योजना हो
हो, शक्ति बूथ की योजना बनाए गए हों। ये ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा करती है, जो तमाम अन्य पार्टी चाहे कांग्रेस, बसपा, सपा, किसी के पास इस तरह के कार्यकर्ता नहीं है जो हर गांव में मौजूद हों, हर गांव में अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अश्विनी, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इकाना स्टेडियम में लगाई गई अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन। इकाना स्टेडियम में 80-40 की एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है। स्वतंत्र देव सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह स्थल का निरीक्षण किया। गोविंद नारायण शुक्ल, जेपीएस राठौर, अश्विनी त्यागी, अमरपाल मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी स्क्रीन लगाई गई है इकाना स्टेडियम में। शपथ ग्रहण समारोह हर जगह प्रसारित होगा। स्वतंत्र देव सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह स्थल का निरीक्षण किया। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अश्विनी, इकाना स्टेडियम में अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन लगाई है। थोड़ी देर पहले भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि इतनी बड़ी स्क्रीन लगाने का मतलब ये कि जितने भी लोग वहां पर पहुंचेंगे उनसे एक पल का भी कोई भी जो सीन है, एक पल की कोई भी जो तस्वीर है वो मिस ना हो और हर व्यक्ति उस क्षण को देखे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। बिल्कुल। जहां पर इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा होगी कि सभी को स्पष्ट तरीके से देखने में मुश्किल होगी पूरा शपथ ग्रहण समारोह, जिसको लेकर के अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन इकाना स्टेडियम में लगाई गई। इकाना स्टेडियम की बात छोड़ दीजिए, लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद हो, हर जगह पर स्क्रीन के माध्यम से लोगों को दिखाया जाएगा कि कितनी भव्यता के साथ में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं या प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, कितना भव्य है। साथ ही साथ साफ तौर पर संदेश दिया जाएगा कि 2024 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में से जो केंद्र का रास्ता तय होगा, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। निश्चित तौर पर जो इकाना स्टेडियम में हर चीज की बात करें, एक छोटी से छोटी चीज को भी स्पेशल कैटेगरी में लगाया गया है कि जो भी कार्यकर्ता जो लोग वहां आए तो वाकई में जब अपने घरों की ओर अपने जाए तो वहां पर उसकी भव्यता का वर्णन करें। जी आप बने रहिए हमारे साथ अश्विनी, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव भी होगा। शाम 4 बजे लोक भवन में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो अमित शाह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे लोक भवन में विधायक दल की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि औपचारिक तौर पर नेता चुना जाना है योगी आदित्यनाथ को ही, और इसको लेकर आज अमित शाह लखनऊ जाएंगे। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं हमारे साथ। ब्रजेश जी, आज विधायक दल की बैठक में अमित शाह शामिल होंगे। कब निकलेंगे यहां से दिल्ली से और कब लखनऊ तक पहुंचेंगे, क्या खास होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज शाम 4 बजे जो है लोक भवन में विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक में बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह पहुंचेंगे। सह पर्यवेक्षक के तौर पर रघुवर दास यहाँ मौजूद रहेंगे। तो 4 बजे बैठक होनी है। लगभग 2:30 बजे अमित शाह के लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम है। 1:30 बजे वो दिल्ली से निकलेंगे और 2:30 बजे अमित शाह और रघुवर दास दोनों जो है यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है 4 बजे जो लोक भवन में विधायक दल की बैठक है उस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अपने आप में बेहद अहम है। यूं तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। ये एक रस्म अदायगी होगी जिसमें विधायक दल की बैठक में जो है जो विधायक दल का नेता होता है उसका चुनाव होता है। उसमें जो सबसे वरिष्ठ विधायक होंगे वो पर्यवेक्षक की मौजूदगी में यानी कि अमित शाह की मौजूदगी में नेता विधायक दल के नाम का ऐलान करेंगे और बाकी जो विधायक होंगे वो उस पर अपनी सहमति जताएंगे जो है। और इस बीच में धर्मेंद्र प्रधान भी बतौर जो है उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी, राधा मोहन दास भी जो है मौजूद रहेंगे। तो ये एक 4 बजे पूरी महत्वपूर्ण बैठक होगी और उस बैठक में अमित शाह, रघुवर दास, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह ये सभी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही सभी विधायकों को भी इस बैठक में आने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो आधिकारिक मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान का आधिकारिक घोषणा वो आज 4 बजे होगी और अमित शाह की मौजूदगी में पूरी घोषणा होगी। तो 2-2:30 बजे तक अमित शाह के लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम है। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।
अश्विनी हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अश्विनी, इकाना स्टेडियम की भी हम बात कर रहे थे और साथ ही लखनऊ की बात कर रहे थे। पूरे लखनऊ को भी आज सजा दिया जाएगा क्योंकि कल का दिन बहुत खास होगा। आम जनता जो है वो हालांकि नहीं ज्यादा जा सकेंगे, वो वहां पर नहीं पहुंच सकेंगे इकाना स्टेडियम, क्योंकि बड़े वीवीआईपी मोमेंट रहेंगे, उस वक्त बड़े बड़े नेता आएंगे। आम दर्शक कैसे देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह को, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, क्योंकि एक निश्चित क्षमता होती है किसी भी जगह की। इकाना स्टेडियम लगभग 70,000 के आसपास जो पार्टी कार्यकर्ता होंगे, वीवीआईपीज होंगे, तमाम अन्य लोग उपस्थित होंगे। इसके अलावा जो तमाम अन्य लोग हैं, जो जनता है, उसके दिखाने के लिए जो चौराहे हैं, चौक चौराहे, वहाँ पर LED स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिसके माध्यम से वो देख सकते। साथ ही साथ तमाम तरह के जो प्रसारण होंगे टीवी चैनल्स पे, उनके माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह देख सकते हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली है। प्रदेश लखनऊ की बात करें, लखनऊ के लगभग जितने बड़े चौराहे हैं सब जगह पर स्क्रीन जो है, टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी। इसके अलावा जो अन्य जनपद है वहां पर भी LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई, जिससे आम लोग जो हैं वो बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह जो पूरा है वो देख सकें। जी ठीक है, विधायक दल के नेता को आज चुना जाना है अश्विनी, और ऐसे में आज मीटिंग भी है। अमित शाह बहुत जल्द पहुंचेंगे लखनऊ और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि ये तो जानकारी हर किसी तक पहुंच गई है कि विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ ही होंगे, लेकिन एक आधिकारिक तौर पर जो ऐलान किया जाना था वो आज हो जाएगा। बिल्कुल, आज एक औपचारिकता मात्र के लिए बैठक होगी, जिसमें तमाम जो विधायक हैं मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं अमित शाह, साथ ही साथ सह पर्यवेक्षक जो हैं रघुवर दास, वो मौजूद हैं। इनकी उपस्थिति में जो वरिष्ठ विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो नेता दल के रूप में रखेंगे, जिसके बाद तमाम जो विधायक होंगे सहमति देंगे। निश्चित तौर पर यह सिर्फ औपचारिकता ही उत्तर प्रदेश में रही थी, क्योंकि जब चुनाव लड़ा गया था योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया था, और जैसे चुनाव जीता गया तो स्पष्ट उत्तर प्रदेश में सारी चीजें स्पष्ट थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। निश्चित तौर पर उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का पेच फंसा हुआ था वो मुख्यमंत्री मंत्रियों को लेकर के फंसा हुआ, जिसको लेकर के तमाम बार बैठकें दिल्ली में हुई। और निश्चित तौर पर ऐसी उम्मीद है आज जो बैठक होगी उसमें उप मुख्यमंत्री कौन कौन बनेगा, इन नामों का ऐलान हो सकता है। जी जानकारी क्या मिल रही है अश्विनी? कोई ऐसी जानकारी आप तक पहुंच रही है डिप्टी सीएम को लेकर? कितने होंगे? बिल्कुल, कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। पहले तो 2 डिप्टी सीएम के कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें जो केशव प्रसाद मौर्य थे उनको रिपीट करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो बेबी रानी उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रही, उनको भी उपराज्यपाल बनाने की बात हो रही, माफ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। लेकिन इन सबके बावजूद भी लगातार जैसे जैसे 25 तारीख नजदीक आ रहे हैं, कयास बढ़ते जा रहे हैं। कभी तो श्रीकांत शर्मा का नाम आ रहा है, तो कहीं दिनेश शर्मा को वापस लाया जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। स्थिति संभवतः आज शाम को जब बैठक होगी, आज विधायक जो अमित शाह से मौजूद रहेंगे, उस दौरान शायद संभवतः उप मुख्यमंत्रियों के नाम भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे और उनको नामों की घोषणा कर दे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। तो रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी डॉक्टर तंजीन फातिमा। आजम खान ने 3 दिन पहले लोकसभा से इस्तीफा दिया था। डॉक्टर तंजीन फातिमा आजम खान की पत्नी है और वो लोकसभा के उपचुनाव लड़ेंगी, क्योंकि आजम खान ने इस्तीफा दे दिया। अब तंजीन फातिमा लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। आजम खान ने 3 दिन पहले ही लोकसभा से इस्तीफा दिया था। डॉक्टर तंजीन फातिमा आजम खान की पत्नी हैं और वो लड़ेंगी लोकसभा उपचुनाव। तो उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में ये देखना होगा कि आखिर कौन जीतता है, क्योंकि आजम खान ने इस्तीफा दिया 3 दिन पहले ही लोकसभा से। इस बार 2022 के चुनाव के मद्देनजर जबरदस्त तैयारी समाजवादी पार्टी ने की। समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा दम दिखाया, बावजूद इसके कुछ सीटों से पीछे रह गई। अब ये सिलसिला इस्तीफे का सामने आया है, जहां आजम खान ने इस्तीफा दे दिया 3 दिन पहले ही लोकसभा से। अब तंजीन फातिमा, जो कि उनकी पत्नी है, वो लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। डॉक्टर तंजीन फातिमा आजम खान की पत्नी है और रामपुर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी और अहम खबर, तंजीन फातिमा लड़ेंगी लोकसभा उपचुनाव।
तो लोकसभा उपचुनाव कब होंगे, हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है, लेकिन तंजीन फातिमा लड़ेंगी लोकसभा उपचुनाव। तो लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी तंजीन फातिमा, और आजम खान ने 3 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। फहीम खान रामपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आजम खान ने 3 दिन पहले ही इस्तीफा दिया अपने लोकसभा सीट से, और अब ऐसे में तंजीन फातिमा जो कि उनकी पत्नी है वो लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं अंकिता कि ये जो लोकसभा का इस्तीफा था आजम खान का, अचानक ये अपने आप में मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि आजम खान ने लोकसभा से जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपनी मंशा को साफ जता दिया है कि वो विधानसभा के अंदर योगी सरकार से दो हाथ करते नजर आएंगे, और जो सीधा मुकाबला अब वो करने की चाहत रखते हैं वो विधानसभा में रखते हैं। लोकसभा से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसकी कई वजह है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी के गलियारों से ये खबर भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि आजम खान की गैर मौजूदगी जैसे कि इस वक्त भी बनी हुई है, आजम खान सीतापुर जेल में है और सांसद पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके बाद उसमें मजबूत प्रत्याशी कौन होगा, तो जैसे उपचुनाव विधानसभा का डॉक्टर तंजीन फातिमा जो आजम खान की बीबी है उन्होंने जीता था, उन्हीं का चेहरा फिर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आजम खान की जो पत्नी है डॉक्टर तंजीन फातिमा वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। और चूंकि रामपुर का जो समीकरण है वो सपा के पक्ष में ज्यादा नजर आता है, क्योंकि 3 जो विधानसभा सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी ने जीती हैं और 2 विधानसभा सीटें उसने बहुत कम मार्जिन से, एक 307 और एक 4000 वोटों से हारी है। तो रामपुर जिले का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हौसलों को बुलंद करता नजर आ रहा है, और समाजवादी पार्टी के लोग दावा भी कर रहे हैं कि हम उपचुनाव में दोबारा से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो चेहरा होगा वो डॉक्टर तंजीन फातिमा का होगा, जिस पे दाव लगाते नजर आएंगे सपा के लोग भी। और हो सकता है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से संकेत दिए हैं रामपुर के अंदर, वो उपचुनाव को किसी भी हाल में हारना नहीं चाहेंगे, और यहाँ उनकी जो दौर आजमाइश होगी वो पूरी सरकार से होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार उनके मुकाबले पे होगी और वो 2 हाथ करते नजर आएंगे। तो बहुत जल्दी ही उपचुनाव का ऐलान होगा और रामपुर के अंदर समाजवादी पार्टी, जैसे कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है, डॉक्टर तंजीन फातिमा इसकी प्रत्याशी होंगी। जी फहीम, आजम खान के बाद तंजीन फातिमा को मैदान में उतारने के मायने क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा रामपुर पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दोबारा से योगी सरकार रिटर्न हुई है उसका एक असर है लोगों के ऊपर। उस असर को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी की ये रणनीति है। आजम खान बहुत वरिष्ठ और बहुत ही काबिल समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, जिसकी वजह से जो उनकी सोच है वो यही है कि अगर मेरे परिवार से कोई कैंडिडेट उतरता है तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, और सरकार की जो काट है, सरकार की जो पावर की काट होगी, सरकार के वोटों की जो काट होगी वो सिर्फ आजम खान के पास होगी। और आजम खान अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे को उतारना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दूसरा प्रत्याशी घर के बाहर का भी होगा और उसका वो असर और प्रभाव नहीं होगा। इसलिए राजनीतिक गलियारों में इसके जो मायने हैं बहुत ही खास लगाए जा रहे हैं, और लोगों का जो कयास है वो यही है कि डॉक्टर तंजीन फातिमा बहुत अच्छी फाइट करती नजर आएंगी। तो जिस तरह से न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को निकाला है और सूत्रों के हवालों से ये आई है, ये अपने आप में सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया इस खबर को चला रहा है और बता रहा है कि जो सियासी मायने हैं रामपुर के अंदर बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। और अभी जो चुनावी शोर थमा है रामपुर का और प्रदेश का, रामपुर के अंदर फिर चुनावी घमासान नजर आएगा और इसके अंदर सीएम से लेके पीएम तक यहाँ सभाएं करते नजर आएंगे। जी अंकिता। अब्दुल्ला आजम से लेकर तंजीन फातिमा, हर कोई अब चुनावी मैदान में है, तो ये कहा जा सकता है कि आजम खां को इस बात का भी डर धीरे धीरे सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो रामपुर में जो उनकी लोकप्रियता है वो कम हो जाए, इसीलिए अपनी सेना खड़ी कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को ही उतार रहे हैं। जी अंकिता, इसके भी कई मायने हैं कि आजम खान हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का चेहरा रहे, और आजम खान का दबदबा जैसे कि नजर आया रामपुर में इस बार भी, उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट थे उन्हें बड़े बड़े मार्जिन से हराया।
अब्दुल्ला आजम ने स्वार विधानसभा में पिछली चुनाव के मुकाबले 22,000 ज्यादा वोट लेके 65,000 से कहीं ज्यादा वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। तो जिस तरह से आजम खां का दबदबा बना हुआ है रामपुर में, अभी तक उनके किले को कोई भेद नहीं पाया। 2019 की चुनाव की मैं लोकसभा की अगर मैं बात करता हूं तो 2019 में आजम खां को सिने तारिका जयप्रदा के मुकाबले बहुत बड़ी जीत मिली थी और भाजपा ने पूरी ताकत लगाई थी इस सीट को जीतने के लिए और कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। उसके बावजूद भी बहुत बड़े मार्जिन से आजम खां लोकसभा का चुनाव जीते थे, जो कि पहली बार चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और उन्होंने ये जता दिया था कि वो जो है किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। और उन्होंने अपने जो इरादे संसद के अंदर जताए थे उससे भी लगता था कि मामला जो है वो आगे बढ़ेगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि आजम खां के ऊपर 100 से कहीं ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसके बाद वो सीतापुर जेल के अंदर गए हैं। सीतापुर जेल में ही डॉक्टर तंजीम फातिमा भी रही और अब्दुल्ला आजम जो कि अब विधायक हैं वो भी रहे। उन्होंने फिर से दोबारा से चुनाव जीता है। तो ये अपने आप में जो रिटर्न हुआ है ये दर्शाता है, ये बताता है कि आजम खां की जो लोकप्रियता है रामपुर के अंदर कम नहीं हुई है और आजम खां के फोटो लगाकर ही समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ी है। जी अंकिता। चलिए, बहुत शुक्रिया फहीम इस तमाम जानकारी के लिए।